हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग ठीक हो? जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई डिस्ट्रॉक्शन तो नहीं है? कैन यू लिसन मी क्लियरली? जस्ट फसीर रहमान, बाकी स्टूडेंट्स? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। अच्छा, आपको लास्ट लेक्चर में बेटा एक असाइनमेंट दी थी, तो वो बताइए कितने स्टूडेंट ने सॉल्व कर ली हुई है, रिवाइज कर लिया हुआ है? अगर उसमें कोई इशू है, कोई पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क मी। जी, मुबशर जावेद, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? यस मैम। जी मुबशर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। मैम ये जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे थी, हम चैप्टर के शुरू में पेज नंबर 5 के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वैल्यूएशन इन्वेंटरी के एंड वाले, जहाँ पे उसने बुलेट्स बनाई हुई हैं 4। वेट कीजिएगा, टेल मी पेज नंबर। मैम पेज नंबर 5। जी, अब पूछिए बेटा। मैम ये उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे है however the cost may exceed the net realizable value in the इन following विच cases। एग्जाम्पल, इन विच एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नहीं, ये थ्योरी है, एग्जाम्पल नंबर 2 ओके के जी, ऊपर। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज आर ऑर्डिनरी लोअर देन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ जी, जो गुड यूनिट्स होते हैं, देखो बेटे पहले भी हमने बात की थी कि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट जब भी होगा, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो जिस प्राइस पे मुझे चीजें मिली है, मैंने उससे ज्यादा प्राइस पे उनको सेल करना है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू गुड यूनिट्स की हमेशा ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। बट जो यूनिट्स बैड हो जाते हैं या वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने मॉडल्स के हो जाते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है, उस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि वो नॉर्मल सेल प्राइस में वो सेल ना हो, बल्कि समटाइम ऐसा हो जाता है जब गुड्स डैमेज हो जाती है, उनकी 100% हमें कॉस्ट भी रिकवर नहीं होती। तो उस हिस्से में वो कहता है देयरफॉर द इन्वेंटरीज आर कैरिड एट देयर कॉस्ट। ये बात कर रहे फॉर गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स में कॉस्ट हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू एनआरवी। However, the cost may exceed the NRV value in the following cases. अब ये वन बाय वन डिस्कस करूं? मैम नो मैम, ये इसके अंदर सिर्फ पहले वाला था इन्वेंटरीज आर डैमेज। हाँ, मैम वो पीछे पीछे कह रहा है कि जब हमारी इन्वेंटरी डैमेज होगी तो उसकी हो सकता है कि हमें उसकी जो पूरी वैल्यू वो रिसीव ना हो, हम जो यानी कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो हो सकता है कि हमारी जो हम जिस वैल्यू के ऊपर उसको सेल करें वो कॉस्ट से कम हो, कि हमने उस डैमेज को नहीं किया। मैम ये हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो बेटे यही बात है ना, देखो गुड्स डैमेज हो गए, गुड नहीं रहे। अब डैमेज यूनिट आप मुझे बताइए, मैं अगर कस्टमर हूँ, मुझे वो आइटम परचेज करने के लिए कहा जाए, मैं कहूँगी भाई ये जो 100% परफेक्ट आइटम्स मार्केट में अवेलेबल है, एक यूनिट 100 रुपए में अवेलेबल है, आपका डैमेज आइटम है और जनाब हम 100 में नहीं परचेज करेंगे, कम में बेचिए। अब कितने पे निगोशिएट हुआ जनाब मार्केट में? अब मैं जब परचेज करूंगी, मैं सोचूंगी इसको रिपेयर कराने पे मेरा इतना खर्चा होगा और फिर मैं उसको यूज़ करूंगी, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैं उसे कहूंगी कि जनाब मुझे आप जस्ट 75 में दे दीजिए। तो मैम हाँ जी, इसका मतलब हुआ कि द कॉस्ट में एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन इन्वेंटरीज आर डैमेज्ड। हाँ ना, तो बेटे यही बात करिए, कॉस्ट बढ़ सकती है एज कम्पेयर टू एनआरबी। इसको आप दूसरे परस्पेक्टिव से देख लो। एनआरबी इज व्हाट? एनआरबी इज सेल्स रेवेन्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द जॉब। मतलब चीज को बेचने से जो हमें पैसे मिलेंगे वो गुड यूनिट्स जी के जी। ज्यादा होते हैं, बैड यूनिट्स के कम होते हैं। बैड यूनिट्स में कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, इसीलिए तो हम हमेशा बैड यूनिट की वैल्यूएशन एनआरबी पे मोस्टली करते हैं, क्योंकि उनकी एनआरबी कम होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है। जी। अभी और स्टिल? मैम एक, हाँ जी, मैम वर्क इन जो है वर्क इन प्रोसेस है हमारा, इसके हाँ अंदर जी, मैम हमारा वो हमारा ये भी हो सकता है कि हमारा रॉ मटेरियल ही पूरा जो है वो हमारे जो को ये जो हम चीज बना रहे हैं उसके अंदर नहीं जो है वो पुट हुआ, यानी कि जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जांपल दी हुई है उसके अंदर वो कह रहा है कि लेबर हैज वर्क ओनली 50% अप टू द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। हम्म, ये मैम लेबर के हिसाब से ही होगा वर्किंग प्रोसेस, या ये भी हो सकता है कि हम कुछ जो रॉ मटेरियल है वो यूज कर लें कुछ ना करें फिर भी वो वर्किंग प्रोसेस के अंदर ही आएगा। वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीट चैप्टर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़नी है, उसमें यही सारी डिटेल्स हमने पढ़नी है।
देखो नॉर्मली तो बेटे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो यूं होता है कि 100% मटेरियल पहले स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। मैंने जनाब रेडीमेड कपड़े जो है वो सेल करने हैं, पहले मैं कपड़ा खरीदूंगी, कपड़ा खरीद के उसकी कटिंग वटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, प्रोसेस चलता रहेगा, स्टिचिंग होने के बाद ओवरलॉक होगा, पैक होगा या हैंग होगा, फिर वो प्रॉपर्ली रेडी टू सेल होगा। अब उन सूटों के लिए कपड़ा रॉ मटेरियल 100% पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन पहले हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, कपड़ा ले लिया, कुछ कपड़ों की कटिंग कर ली हुई है, कुछ की स्टिचिंग हो गई हुई है, बटन शटन लगने वाले रहते हैं, कुछ के ओवरलॉक होने वाले रहते हैं, कुछ पैक होने वाले रहते हैं, ये सारे इनकम्प्लीट गुड्स हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ये 100% कंप्लीट है। जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू WIP बताई जाती है वो हमेशा कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है, विद रिस्पेक्ट टू लेबर कॉस्ट एंड FOH, और इसको बड़ा डिटेल में जाके हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में कवर अप कर। इसके अलावा थैंक यू। ओके बेटा जी। मुबश्शिर के अलावा किसी और को कुछ पूछना है? पहले हैंड रेज करके मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट सॉल्व कर ली, जो कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 कहा हुआ था कि बेटे वो रिवाइज करके आइए। मोहम्मद शोएब की हो गई, चले गुड। चले जनाब एग्जांपल नंबर 7 पे आइएगा, ये मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 8 ऑन योर बुक्स। बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है और उसके 100% पॉइंट्स को कवर अप करती है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है कि जनाब XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स एंड द रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 इज गिवन बिलो। अब उसमें देखिए 4 तरह के आपके पास प्रोडक्ट्स हैं A, B, C, D। इनसे रेलिवेंट वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपका जो प्रोडक्ट A है इसके ओपनिंग इन्वेंट्री में 10,000 यूनिट्स हैं, B के 15,000, C के 20,000 और D के 25,000 यूनिट्स हैं। अब ओपनिंग यूनिट्स के ओपनिंग इन्वेंट्री के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट और NRV उन्होंने क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताई हुई और हम पे छोड़ दिया कि ओपनिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन किस प्राइस पे की जाए। एज वी नो अंडर IAS 2 और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है चाहे ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हों, क्लोजिंग स्टॉक के हों, जो भी हों, हम हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लेते हैं। चलिए जनाब प्रोडक्ट A की बात करते हैं। प्रोडक्ट A के आपके पास जो 10,000 यूनिट्स हैं इनकी टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 70,000 और NRV बेटे दी हुई है 75,000। तो जनाब यहाँ पे इनकी NRV ज्यादा है और कॉस्ट 70,000 कम है, तो हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे करेंगे जनाब? कॉस्ट प्राइस पे। लेट पेंसिल से इसको टिक कीजिए। 70,000 कॉस्ट फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स इज लोअर देन NRV। B प्रोडक्ट की तरफ जाइए, 15,000 ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं, 1,20,000 उनकी कॉस्ट है, 1,10,000 उनकी NRV है, तो देखिए यहाँ पे NRV कम है 1,10,000। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव होंगे C और D की तरफ। जहां तक बात है C प्रोडक्ट के 20,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की, उनकी कॉस्ट भी 180,000 है और NRV भी 180,000 है, तो वो सेम वैल्यू हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू D प्रोडक्ट 25,000 जनाब यूनिट्स हैं, कॉस्ट है 3,10,000 और NRV है आपके पास 300,000। इसमें टिक कर लीजिएगा कि जनाब हम 300,000 पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करें। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, जनाब हमने इनके यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? A प्रोडक्ट के हमने जनाब 50,000, B के 60,000, C के 75 और D के 100,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर चुके दिस मंथ, उन पे हमारा कितना एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका वो इंफॉर्मेशन गिवन है। गुड्स प्रोड्यूस्ड भी गिवन है और उनकी कॉस्ट भी गिवन है। कितनी कॉस्ट है जनाब? A के अगर आपने 50,000 यूनिट बनाए, इस पे आपका खर्चा आया 4 लाख। B के आपने 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, उन पे आपका एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका 600,000। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू C एंड D आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NRV। तो जनाब जब चीज़ों को बेचेंगे तो हमें सेलिंग एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा और वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। उसने यहाँ पे आपको वेरिएबल बताया है। और जनाब यहाँ याद रखिएगा बिहेवियर्स जब बताए हों तो उनकी वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी कीप इन माइंड। वेरिएबल कॉस्ट है तो अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज्यादा होंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कम होंगे तो ये कॉस्ट कम होगी। एक्टिविटी लेवल के साथ ये कॉस्ट मूव करती है। क्यों? इसका बिहेवियर वेरिएबल है। तो A प्रोडक्ट के जितने यूनिट भी आपने सेल किए
उन पे आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड हुआ 60,000। हमने सेल कितने किए, देखो एक प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने हैं 5,000। हमारे पास थे कितने, एक प्रोडक्ट के ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट 10,000 थे, प्रोड्यूस किए हमने 50,000, टोटल हो गए 60,000। आउट ऑफ 60,000 वो हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि सिर्फ 5,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है। इसका मतलब है कि जनाब हमने 55,000 यूनिट सेल कर दिए। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू बी सी डी उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दिए हुए, हम ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन के यूनिट्स को ऐड करते जाएंगे, गुड्स सोल्ड को माइनस करते चले जाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को टोटल यूनिट्स में से माइनस करोगे तो गुड्स सोल्ड आपके पास आएंगे। अब फर्दर वो हमें इंफॉर्मेशन क्या बताते हैं, कहते हैं कि जनाब क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ डैमेज्ड यूनिट्स भी हैं। डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ए प्रोडक्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं 5,300, उनमें से अगर डैमेज है तो 4,700 गुड यूनिट्स हैं। इसी तरह बी प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 यूनिट हैं, 600 उनमें से डैमेज है, रिमेनिंग गुड यूनिट्स है। हमें करना क्या है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मॉडल्स मेथड्स वो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका प्रोडक्ट ए एंड बी है उसके लिए जनाब आपने वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, एफको कॉस्टिंग मेथड को बेस बनाना, और जबकि आपने सी और डी प्रोडक्ट के लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यूएशन के लिए आपने फाइफो मेथड को बेस बनाना। अब फर्दर इंफॉर्मेशन क्या बताता है कि जनाब अगर हम इनको खुद प्रोड्यूस, करंटली तो हम इन्हें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, लेकिन अगर हम इन्हें एक्सटर्नल मार्केट से परचेज करें तो कहते हैं ए का एक यूनिट आपको एक्सटर्नल मार्केट से, मतलब अभी तो आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर ट्रेडर के तौर पे काम करना शुरू कर दो तो बाहर से खरीद के बेचो तो आपको ए का एक यूनिट 10.5 में मिलेगा, बी का एक यूनिट एक्सटर्नल मार्केट से 11 में मिलेगा। हमें ये परचेज प्राइस फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। हाँ, सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NRV। अगर ए का एक यूनिट हम बेचेंगे तो वो कहता है 10 रुपीज में सेल होगा, बी का एक यूनिट 12 में, सी का एक यूनिट 12 में और डी का एक यूनिट 12.5 में सेल होगा। एनआरबी के लिए क्या करेंगे, अब देखो क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ डैमेज्ड यूनिट्स भी हैं, उनको रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करने पे हमारा एक्सपेंस पर यूनिट कितना आएगा वो भी उसने प्रोडक्ट वाइज आपको 3.2, 2.5 एंड 3.5 गिवन है। जो रिपेयर कॉस्ट होती है ये भी हम क्या करते हैं, जब एनआरवी की कैलकुलेशन करते हैं तो सेल प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट को भी माइनस करेंगे और रिपेयर कॉस्ट को भी माइनस करेंगे। फर्दर वो हमें क्या कहता है, कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी 2004। हम करेंटली दिसंबर के मंथ को सॉल्व करें, नेक्स्ट मंथ में जनाब आपकी जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 10% बढ़ जाएंगे। जो लास्ट सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो प्रीवियस मंथ के हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2003। हमें क्लोजिंग स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो बैलेंस शीट में हम कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जनाब क्वेश्चन में ये नहीं उसने मेंशन किया कि जो आपने एफओ मेथड की और फाइफो मेथड की एप्लीकेशन करनी है परपेचुअल सिस्टम में करनी है आपको या पीरियोडिक सिस्टम में करनी है। तो बेटे जब परपेचुअल सिस्टम में करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि परपेचुअल सिस्टम में सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट वाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कब कितने यूनिट्स परचेज किए, किस रेट पे परचेज किए। वो इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, परचेज किए या प्रोड्यूस किए। तो वो इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो क्वेश्चन मेंशन करे या ना मेंशन करे, हम इसे परपेचुअल में नहीं बल्कि पीरियोडिक के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। अंडर पीरियोडिक सिस्टम में इसको कैसे सॉल्व करूंगी देखिएगा, वन बाय वन एक प्रोडक्ट में आपके सामने सॉल्व करूंगी। पहले सॉल्व करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं फॉर प्रोडक्ट ए। इन्वेंट्री valuation for product A। अब वो कहते और हम यहाँ किसको फॉलो करेंगे, ए बी सी डी सब प्रोडक्ट के लिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।
प्रोडक्ट ए के लिए उसने कॉस्ट के लिए कहा है, कॉस्ट वैल्यूएशन के लिए, कि आप एफको मेथड को यूज कीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड को कीजिए। उसके लिए हम करेंगे क्या, हमेशा कॉस्ट को एवरेज आउट करते हैं। एवरेज कॉस्टिंग मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड जो आपने किया हुआ ऑलरेडी, उसमें हम करते क्या थे, अगर ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास ऑलरेडी यूनिट्स हो तो जितने आपने फर्दर रिसीव किए, चाहे परचेज करके चाहे प्रोड्यूस करके, जो नए यूनिट स्टोर रूम में आए, क्या किया करते थे बेटे आप, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करते थे। फिर जो टोटल कॉस्ट आपके पास आती थी, टोटल यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया करते थे। यहाँ पे भी हमने ये ही करना है। ये देखिए, इसको सॉल्व करूंगी मैं, यूनिट्स एंड वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ए वो यूनिट्स बता रहा है 10,000, और हमने प्रोड्यूस कितने किए, ए के जनाब यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं 50,000, और उनकी कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है जनाब 400,000। और जो ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं जनाब, उनकी कॉस्ट और एनआरबी का कंपैरिजन करके हमने देखा कॉस्ट कम है, उनकी वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे। हमारे पास टोटल कितना हो गया, 60,000 यूनिट्स हो गए, और कॉस्ट हमारे पास हो गई 4,70,000। अब इसमें से वो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास यूनिट्स हैं 5,000। इसका मतलब है कि हमने कितने सेल किए, 60,000 में से अगर 5,000 मेरे पास हैं तो मैंने 55,000 सेल किए। अब इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, एवरेज कॉस्टिंग मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट, और वो कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट 4,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट की ये कॉस्ट है, और वो है 60,000 यूनिट्स की, डिवाइड करके वैल्यू देते हैं। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, अगर कैलकुलेशन एरर हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। 4,70,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये बेटा मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 7.833। एक यूनिट की कॉस्ट मेरे पास एवरेज कॉस्टिंग मेथड के अंडर 7.833 आ रही है। अब मैंने इसको क्या करना है, जितने यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उतने यूनिट से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 यूनिट्स हैं, मैं 5,000 से इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी 39,167, 39,167। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स जो 5,000 हैं उनसे मल्टीप्लाई किया तो उनकी कॉस्ट 39,167 है। और जब मुझे जितने यूनिट सेल हुए उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और जिसको हम नाम क्या दिया करते हैं, CGS का, वो फाइंड आउट करना है, तो जितनी गुड्स सेल हुई 55,000, उन्हें हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4,70,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 55,000, ये बेटा मेरे पास आता है 4,30,833। अब जरा आप एक काम कीजिए, 43833 में आप ऐड कर दीजिए 39,167, आपके पास सेम वही टोटल आएगा 4,70,000। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, हमने 4,70,000 की डिविजन कर दी है कि जनाब जो हमारी टोटल कॉस्ट इंकर्ड हुई 4,70,000 की, इसमें से 39,170 की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ने, और रिमेनिंग 4,30,833 की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली आपके यूनिट सोल्ड ने, उनकी कॉस्ट मूव कर गई टूवर्ड्स CGS। तो जनाब अभी हमने एफको मेथड की एप्लीकेशन करके ए के जो 5,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में हैं उनकी हमने फाइंड आउट कर ली है कॉस्ट, और वो 39,000। अब्दुल्ला मुनीर का क्वेश्चन लेते हैं। अब्दुल्ला दोबारा से नोटिफिकेशन दीजिए। मेरा ख्याल मिस्टेकनली हो गया, चलें खैर हम नेक्स्ट चलते हैं।
अब कॉस्ट वैल्यूएशन हो गई प्रोडक्ट ए की। नेक्स्ट में बेटे मैंने क्या करना है, इनकी एनआरवी कैलकुलेट करनी है। एनआरवी जो कि कैसे आएगा, सेल्स रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। उन्होंने दो तरह के एक्सपेंसेस दिए हुए, एक तो सेलिंग कॉस्ट दी हुई है और इसके अलावा रिपेयर कॉस्ट दी है। माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ हमारे पास एनआरवी आएगी। चलिए वन बाय वन इनको कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 5000 यूनिट्स हैं। अब वो कहता है कि जनाब नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, वो है फॉर प्रोडक्ट ए 10। तो सेल्स रेवेन्यू जो मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से जनरेट होगा जब मैं इनको बेचूंगी, अभी बेचा नहीं है इसी वजह से तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो जब मैं बेचूंगी तो 50,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। सेलिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे जनाब, उन्होंने सेलिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, वो 60,000। ये कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी और सेलिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट्स सोल्ड के अंगेंस्ट में इंकर्ड होती है। इसका मतलब जो हम ऑलरेडी यूनिट्स 55,000 के बेच चुके हैं ये उनकी कॉस्ट है, जबकि मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की, कि जब मैं उनको बेचूंगी तो उन पे सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा। तो क्या करेंगे, 60,000 सेलिंग कॉस्ट जितने यूनिट्स की है उतने यूनिट से डिवाइड कर दो और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स की फाइंड आउट करनी है उतने नंबर ऑफ यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेलिंग कॉस्ट 55,000 जो यूनिट हमने सेल किए थे उनकी कॉस्ट थी, मैंने उनसे डिवाइड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की सेलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उसने जनाब सेकंड टेबल के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो कहता है कि जनाब जनवरी में आपकी सेलिंग कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी। तो ये दिसंबर में क्या हुआ उसकी इंफॉर्मेशन गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दिसंबर के एंड के यूनिट्स हैं जिनको अभी बेचा नहीं गया इसलिए स्टोर रूम में पड़े हैं, जनवरी में बेचेंगे। तो जब जनवरी में बेचेंगे तो उनकी सेलिंग कॉस्ट 10% बढ़ चुकी होगी, इसलिए आपने क्या करना है जनाब, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। $60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, ये जनाब मेरे पास सेलिंग कॉस्ट आती है 5455, राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब रिपेयर कॉस्ट की तरफ चलते हैं। रिपेयर कॉस्ट में क्या है कि जनाब वो कहता है कि एक यूनिट कितने डैमेज हुए हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, वो 300 है, 300 है, और एक यूनिट को रिपेयर करने पे जो एक्सपेंस आएगा वो कितना होगा 3, तो इसका मतलब है कि मेरा रिपेयर एक्सपेंस हो जाएगा 900। अब देखते हैं कि जनाब हमारे पास कितनी इसकी एनआरवी आती है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अली हैदर दोबारा से नोट, अच्छा एक मैं काम करती हूँ, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता है। अली हैदर खुद को अनम्यूट, चले मैं यहाँ से करती हूँ। मैम ये सेलिंग कॉस्ट जो है ये 5455 नहीं आती, ये आती 6000। चलिए अभी चेक कर लेते हैं बेटे, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हम टीचर यूज टू होते हैं, कैलकुलेशन आप लोग करके देते हो। चलो मैं चेक करती हूँ। 55,000 से डिवाइड किया और 5,000 से मल्टीप्लाई किया और 1.1 से फिर मल्टीप्लाई, यस यू आर राइट बेटा, थैंक यू। ये आती है 6,000। तो ये भी माइनस कर लेते हैं। अब जनाब 50,000 माइनस 6,000 माइनस 900, ये मेरे पास एनआरवी आती है 43,100। अली हैदर ये ठीक है, अनम्यूट कर लो। यस मैम ये जी मैम ठीक है। चलो अब देखो बेटे, जब हमने एनआरवी कैलकुलेट कर ली उसके बाद हमने क्या किया करना है, हमने एनआरवी का कंपैरिजन कॉस्ट के साथ करना है। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट की कॉस्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो और वो है 39,167 और एनआरवी कितनी है वो अभी के हमने कैलकुलेट की जनाब 43,100। इन दोनों में से लो वैल्यू है 39,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी
फॉर प्रोडक्ट ए वो फॉरवर्ड होगी 39,167। तो इस तरह बेटे वैल्यूएशन करते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की हमने ऑलरेडी वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अब बेटे प्रोडक्ट ए को मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इसी तरह से आपने प्रोडक्ट बी को सॉल्व कर लेना है, उसको भी एफओ मेथड से ही सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही। बी आप खुद सॉल्व करोगे, सी आपको मैं सॉल्व करवा दूंगी, फाइफो मेथड हमारा रिवाइज हो जाएगा अंडर पीरियोडिक सिस्टम, और फिर डी आपको खुद सॉल्व करना है। उसमें भी हमें यही करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्टिंग मेथड के चेंज होने से कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड चेंज होता है, एनआरवी का मेथड चेंज नहीं होता। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं फॉर प्रोडक्ट सी। स्लाइड की पिक लेते चले जाइएगा। चलें जनाब, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर प्रोडक्ट बी, सॉरी सी प्रोडक्ट बी के लिए आप क्लिक कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे बेटे कॉस्ट के लिए उसने कहा है कि मेथड यूज कीजिए फाइफो। ओके जी, फाइफो मेथड यूज कर लेते हैं। उसमें भी इंफॉर्मेशन हम यूं ही लिखेंगे यूनिट्स, उसमें हमें यूनिट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। यूनिट कॉस्ट कहते हैं एक यूनिट की कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर। चलिए लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, प्लस करेंगे जो प्रोडक्शन की है वो ऐड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल के बाद चलें ओपनिंग स्टॉक में सी के कितने यूनिट्स हैं, 20,000, और 20,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो 1,80,000 है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, और वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स के केस में 9। अब देखो सी के हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, सी के जनाब हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 75,000, टोटल मेरे पास हो गए 95,000, और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। जनाब कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है, 8,25,000। तो हमारे पास बेटे पर यूनिट कॉस्ट 8,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000 करेंगे, ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आती है 11। 180 प्लस 825, ये हमारे पास 1,005,000। अब कॉस्ट पर यूनिट का एज यू नो के कभी भी हम टोटल नहीं करते। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास यूनिट्स कितने, उनकी वैल्यूएशन कीजिए। वो खुद हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि जनाब सी प्रोडक्ट के क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं 15,000, इनकी वैल्यूएशन कीजिए अंडर फाइफो मेथड। अब वो मैं वैल्यूएशन करने जा रही हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट हमने पहले खरीदे 9 के हिसाब से प्रोड्यूस किए थे, सॉरी जो 9 के हिसाब से हमने प्रोड्यूस किए थे वो पहले आउट हो गए, वो पहले सेल हो गए, उनकी कॉस्ट सीजीएस में चली गई। और जो यूनिट हमने बाद में प्रोड्यूस किए जिनकी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बियर करना पड़ी 9 की बजाय 11 पर यूनिट, वो हमने बाद में प्रोड्यूस किए, बाद में यूज हुए। इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है 11 सेकेंड लॉट में से है, क्योंकि फर्स्ट लॉट हमने इशू कर दी होगी, सेल कर दी होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट हमारे पास लास्ट लॉट में से है। तो लास्ट लॉट में कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी है, 11। तो मैं क्या करूंगी, 15,000 इंटू 11। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की कॉस्ट आती है 1,65,000। तो मैंने सेल कितने किए जनाब, और उनकी कॉस्ट कितनी सीजीएस में जाएगी, 95 में से अगर बेटे 15 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका मतलब है कि 80,000 यूनिट्स जो हैं वो मैंने सेल कर दिए। अब अगर इनकी कॉस्ट भी आपको अलग से कैलकुलेट करने के लिए कही जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, अंडर फाइफो मेथड। आप 80,000 यूनिट्स को कैसे कंप्लीट करोगे, आप कहोगे कि जनाब फाइफो मेथड है, पहले पहली लॉट वाले यूनिट्स हमने सेल किए होंगे जिनकी कॉस्ट पर यूनिट 9 है,
और 60,000 जो है वो हमने सेकेंड लॉट में सेल किए होंगे, जिनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 11 है। और 75,000 की जो सेकेंड लॉट है इसमें से 60,000 बिक गए और जो रिमेनिंग 15,000 हैं वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में। तो CGS जो यूनिट सेल किए उनमें कितनी कॉस्ट गई 1,80,000 ये वाली कॉस्ट, और जनाब 60,000 इंटू 11 किया 6,60,000 की ये कॉस्ट है। तो हमारे CGS में टोटल कॉस्ट जो मूव करेगी वो 8,40,000 को। अब जरा आप ऐड कीजिए 8,40,000 और इसको ऐड करो, टोटल शुड बी इक्वल टू 1,005,000। चेक करते हैं कैसा है। जी हाँ, ये देखो इन दोनों को ऐड किया 1,005,000। तो जनाब हमारी जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी थी प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट सी वो थी 10,05,000, उसमें से 1,65,000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ने, और रिमेनिंग जो 8,40,000 की कॉस्ट थी वो एब्जॉर्ब कर ली यूनिट्स सोल्ड ने, और उनकी कॉस्ट कहाँ चली गई CGS में। यहाँ तक कोई इशू? अजीज अली अनम्यूट कीजिए खुद को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा। मैम ये क्लोजिंग स्टॉक से दोबारा बता दें। मतलब मैंने 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जी मैम यहाँ से दोबारा बता दें सारा। मैं दोबारा बता देती हूँ। चलें जनाब, देखो बेटे ये FIFO मेथड है। FIFO मेथड हमें क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये कहता है जो यूनिट्स हमने पहले प्रोड्यूस किए फर्स्ट इन फर्स्ट FO फर्स्ट आउट वो पहले यूज होते हैं। यूज होने का मतलब है बिक गए। जी मैम। तो जो यूनिट हमने बाद में प्रोड्यूस किए वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होंगे। ये FIFO मेथड की एप्लीकेशन होगी। ऐसा ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल। अब मेरे पास इस वक्त दो लॉट्स हैं, एक 20,000 यूनिट्स वाली और एक 75,000 यूनिट्स वाली। ये दो लॉट्स हैं। FIFO मेथड में हमने क्या किया, वो कहता है कि 95,000 यूनिट में से 15,000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका मतलब 80,000 मैंने बेच दिए। वो कैसे बेचे? पहले 9 रुपए पर यूनिट वाली लॉट बिकी, वो CGS में गई। बकाया 60,000 मैंने दूसरी लॉट में से लिए, तो मेरे दूसरी लॉट में से 15,000 यूनिट बच गए जिनकी कॉस्ट कितनी थी 11। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को हमने रीसेंट प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड लॉट वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जो कि 11 थी, तो आपके पास 1,65,000 आई। अजीज आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, उसमें ये बहुत डिटेल में इन्वेंट्री के चैप्टर करते थे। वहाँ वो 3 कॉलम आपके जहन में होंगे, रिसीट्स का कॉलम, इश्यूज का कॉलम और बैलेंस का कॉलम। FIFO मेथड में यही किया करते थे ना, आप देखते थे कि बैलेंस में आपने लाइन लगाई और आप देखते थे कि कितनी लॉट्स हैं। जो पहली वाली लॉट है उसको पहले इशू कर देते थे, जो लॉट बच जाती थी वो बैलेंस में आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। जी मैम। तो बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि वो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में आ जाया करती थी, और यही चीज मैंने यहाँ की। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। अजीज अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कीजिए। बाकी स्टूडेंट 2 पार्टिसिपेंट 1 बाय 1 अनम्यूट करो। हाँ जी अब्दुल्ला मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अब्दुल्ला। मैम आपने बार बार यूज किया वर्ड अब्जॉर्ब का, तो मैम अब्जॉर्ब का वर्ड क्यों यूज कर रही हैं आप? यानी का मतलब इसका कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अब्जॉर्ब का मतलब होता है इतनी कॉस्ट इन यूनिट्स ने, इन यूनिट्स को आपने चार्ज कर दी। सही, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, सेकंड पार्टिसिपेंट कौन थे अब्दुल्ला मुनीर के बाद? चले जनाब, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट सी के लिए हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली क्लोजिंग स्टॉक की, जिसको मैं दोबारा से यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। वो हमारे पास क्या है 165,000। अब जनाब हम प्रोडक्ट सी के 15,000 जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं उनकी NRV कैलकुलेट करते हैं। और फिर कंपैरिजन करेंगे। NRV के लिए सेल्स रेवेन्यू लेस सेलिंग कॉस्ट लेस रिपेयर कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट 15,000 है और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जनाब ये यूनिट की सेल प्राइस कितनी है फॉर सी प्रोडक्ट, वो है जनाब हमारे पास 12।
सो 15,000 into 12, ये है बेटा जी 1,80,000। सेलिंग कॉस्ट के लिए फिर से मैं यही काम करूंगी। सेलिंग कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है 90,000 फॉर प्रोडक्ट सी, वो जो ऑलरेडी यूनिट सेल हो चुके उनके अंगेंस्ट में है, जबकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट जब बिकेंगे उनकी सेलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, 90,000 को डिवाइड करूंगी जितने यूनिट ऑलरेडी सेल हो चुके, जिनकी ये कॉस्ट है वो यूनिट्स हैं 80,000, उनसे डिवाइड करूंगी और जितने यूनिट्स का फाइंड आउट करना है उन यूनिट से मल्टीप्लाई। और फिर क्योंकि जनवरी में हमने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट को सेल करना है, तब तक वो कहता है कि आपकी सेलिंग कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, 10% बढ़ा दिया 1.1 से मल्टीप्लाई कर। 90,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, हाँ जी, इंटू 1.1। कंफर्मेशन दीजिएगा। मेरे पास यहाँ जो सेलिंग कॉस्ट आ रही है 18,563 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलें जनाब, क्लोजिंग स्टॉक में सी के क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास डैमेज यूनिट्स हैं 800 और उनकी रिपेयर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5। ये बेटा जी मेरे पास रिपेयर कॉस्ट आती है 2000, ये भी माइनस करते हैं। तो अब एनआरवी कितनी आई, नहीं कैलकुलेट किया, चले मैं करती हूँ। हाँ जी बेटा चेक करो, इज इट 159,437? ये जनाब हमारे पास, शाबाश, ये हमारे पास एनआरवी आ गई। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं और देखें कौन सी वैल्यू हमारे पास कम आ रही। कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने इन यूनिट्स की, कॉस्ट जनाब हमने फाइंड आउट की थी 1,65,000, कॉस्ट 165,000 और एनआरवी 159,000। तो इन यूनिट्स की वैल्यूएशन जो बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी जनाब, 1,59,437 रुपीज। तो ये जनाब प्रोडक्ट सी हमारा सॉल्व हो गया। अब आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि बेटे आपको प्रोडक्ट ए और डी सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक कोई इशू हो तो बताइए। चलो जनाब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 की, हाँ जी जी बेटा पूछिए। मैम पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम कब यूज करेंगे? परपेचुअल सिस्टम की ज़्यादा एप्लीकेशन आती है आपके पास वहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इंट्रोडक्शन में आती है उस चैप्टर में, जहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल गिवन होती है, वहाँ मस्ट हम परपेचुअल सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार डेट ऑफ परचेज एंड सेल देखकर भी वो आपसे कह देता है कि पीरियोडिक सिस्टम यूज कीजिए। लेकिन मोस्टली जब डेट ऑफ परचेज एंड सेल दी होती है आपको बेटे फॉलो करना होता है परपेचुअल सिस्टम। और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो, डेट ऑफ परचेज एंड सेल भी गिवन ना हो, तो फिर वहां परपेचुअल सिस्टम यूज नहीं हो सकता, हम पीरियोडिक यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। और परपेचुअल सिस्टम में वो प्रॉपर स्टोर लेजर कार्ड बनता है, हर ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड होती है। पीरियोडिक में हम ऐसा करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन करके टोटल कर लिया और टोटल पे फिर हमने मेथड की एप्लीकेशन कर दी, चाहे वो एफको है चाहे वो 5। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा बेटे अब आइए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आएंगे, आपके बुक्स में पेज नंबर 12। अच्छा बेटा हेसिटेशन आप में से किसी स्टूडेंट ने फील नहीं करनी। आई नो कि फर्स्ट टाइम ये स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यहाँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से, तो आप जब चाहो पूछ सकते हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, महांती लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट व्हील। Two chemicals B and G are used in the ratio of 60:40 for producing 1 liter of wheat. वही इसमें क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, दो तरह के केमिकल्स, दो तरह के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। एक का नाम है बी और एक का नाम है जी। अब कुछ चीजों को आप अंडरलाइन कीजिएगा। कहता है ML फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अंडरलाइन कीजिए।
and use weighted average method for inventory valuation। हमने perpetual system में weighted average costing method यूज करना, तो weighted average को भी अंडरलाइन कीजिए। अब जहां परपेचुअल, जिसका मैं आपसे पहले बात करी थी, जहां परपेचुअल सिस्टम कहेगा वहां मस्ट है कि वो ट्रांजैक्शंस आपको क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज देगा। और देखिए उसने बताया हुआ है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एज पर आवर रिकॉर्ड। जो बी है बेटा जी, आपने 12 मई को उसके 420 लीटर्स परचेज किए और 24 मई को 500 लीटर्स परचेज किए, और किस किस रेट पे परचेज किए, 52 और 55 के हिसाब से इन्फ्लेशन है। अब कितने यूज हुए लीटर्स बी के टू प्रोड्यूस वही फिनिश प्रोडक्ट, तो कहते हैं आपने 5th मई को 560 लीटर्स यूज किए, फिर 9th मई को 300 लीटर्स यूज हुए, 18th मई को 250 लीटर्स यूज हुए और 31st मई को 500 लीटर्स यूज हुए। सेम ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपका जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है जी, उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कब कितने लीटर्स आपने इनके रिसीव किए हैं, परचेज किए हैं, किस रेट पे परचेज किए हैं और कितने लीटर्स आपने इशू किए हैं। ये हमारी बुक्स की जो डिटेल है वो हमें बता रही है। बेटे अगर आपको याद हो, जिन स्टूडेंट ने इंट्रो मेरे से पढ़ा हुआ है, मैं वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें वहीं पे एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ, यहाँ पे भी चलें दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने एक बात की थी कि बेटे आपके रॉ मटेरियल की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, स्टोर कर रहे हो, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ इशू कर रहे हो और बैलेंस में आपके पास इतना स्टॉक रह गया हुआ है, ये जितने भी मटेरियल की ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी परचेजेस की, उनकी परचेजेस रिटर्न्स की, उनको इशू करने की ट्रांजैक्शंस, इशू से सम टाइम एक्स्ट्रा स्टॉक वापस आ जाता है, ये वो तमाम ट्रांजैक्शंस, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, इनको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेंटरी की मूवमेंट्स को हम 2 डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस को 2 मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर लेजर कार्ड में भी, जिसे स्टॉक लेजर कार्ड भी बोलते हैं, स्टोर लेजर कार्ड में भी रिकॉर्ड करते हैं और उसे बिन कार्ड में भी रिकॉर्ड करते हैं। स्टोर लेजर कार्ड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंट, इसे ये मेंटेन करता है आपका अकाउंटेंट, और बिन कार्ड में यही तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बाय स्टोर कीपर। ओके जी, अकाउंटेंट ने दोनों चीजें नोट करनी है, कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है और यूनिट्स को भी रिकॉर्ड करना है। वो जो स्टोर लेजर कार्ड बनाता है वो अकाउंटेंट बनाता है ना, उसमें एक कॉलम यूनिट्स का, एक कॉलम पर यूनिट कॉस्ट का, एक कॉलम टोटल कॉस्ट का, जबकि स्टोर कीपर ने जस्ट यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना होता है, कितने यूनिट उसके पास आए, कितने चले गए, उसके पास स्टॉक में कितने पड़े हुए, उसे इन तमाम ट्रांजैक्शंस के केस में जस्ट यूनिट्स को रिकॉर्ड करना है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं आपके स्टोर कीपर का। अब देखिए सेम ट्रांजैक्शन 2 मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड हो रही हैं, क्यों कर रहे हैं, हम अपना इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना इंटरनल चेक या हमारा जो कंट्रोल है वो टाइट कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म का एरर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जिसको इंटेंशनली मीन फ्रॉड वगैरह ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, वो अवॉइड की जा सके। लेकिन उसके बावजूद इतनी डिटेल स्टॉक कीपिंग जो है वो हम करते हैं, 2 मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी तसल्ली नहीं होती, इसलिए हम इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के अलावा एक काम और करते हैं, और उसे क्या कहते हैं जनाब, उसे हम बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या है? फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स। ये भी दोनों सिस्टम में होती है स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल भी, पीरियोडिक भी। परपेचुअल स्टॉक टेकिंग भी होती है, मैंने स्टॉक टेकिंग के लिए एसटी का वर्ड यूज कर दिया एब्रिविएशन, और ये पीरियोडिक भी। परपेचुअल स्टॉक टेकिंग कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग भी कहलाती है। जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं बेटे, नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता है
जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते, फाइनल अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी होती, कब बनाते हैं हम? ईयर एंड पे। जब ईयर एंड पे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, उस टाइम में हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, जो इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस में भी लिखनी है और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में भी लिखनी है। वो वैल्यू यूं ही नहीं चली जाती, यूं ही कैलकुलेट नहीं कर लेते जैसा हमने किया। देखो पहला स्टेप ये कि F4 और 5 मेथड की एप्लीकेशन करके कॉस्ट निकालते हैं, फिर NRV कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके एग्जैक्ट वैल्यू आती है अंडर IAS 2, हमारे पास अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो वैल्यू आती है। लेकिन वो वैल्यू ट्रांसफर करने से पहले हम स्टॉक टेकिंग करते हैं कि कंफर्म कर लें कि जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है वो ठीक है या गलत है। स्टॉक टेकिंग क्या है कि जनाब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम फिजिकली स्टोर रूम में जाके 1 बाय 1 चीज़ों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर हमारी बुक्स में अगर लिखा हुआ है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, हमारी बुक्स शो कर रही हैं, बिन कार्ड भी शो कर रहा है कि 15,000 यूनिट्स, आपका अकाउंटेंट भी बता रहा है, उससे जाके पूछो हाँ जी आपकी बुक्स क्या बता रही है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं, वो बोला 15,000, फिर भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमने स्टॉक टेकिंग जाके की 1 बाय 1 तमाम यूनिट्स को जाके काउंट किया, अगर वो भी 15,000 ही हो रहे हैं शो, तो फिर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर फाइनली वो वैल्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। बट इन केस अगर आपके बुक्स के रिकॉर्ड्स, चाहे वो बुक बिन कार्ड है या स्टोर लेजर कार्ड है, अगर आपकी बुक्स के रिकॉर्ड आपके फिजिकल स्टॉक टेकिंग के साथ मैच नहीं करते, फिर हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है। सेम ऐसी रिकॉन्सिलेशन जो बैंक रिकॉन्सिलेशन होती है। हम देखते हैं कि जनाब इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स क्या रिजल्ट शो कर रहे हैं, आपकी स्टॉक टेकिंग क्या कह रही है, बुक्स कह रहे हैं 15,000 यूनिट होने चाहिए, काउंट किया जनाब 14,000 यूनिट है, ओके जी रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करें। वो क्या रीजंस आइडेंटिफाई करें, ढूंढे वो 1,000 यूनिट कहाँ गए, क्या कहाँ मिस्टेक हुई, क्या हमारे अकाउंटेंट से कोई गलती होगी, लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो गई, उसने कोई ट्रांजैक्शन लिखी नहीं है, आपने कितने सारे एरर्स पढ़े, ओमिशन एरर, कोई ट्रांजैक्शन उसने रिकॉर्ड नहीं की, कोई अमाउंट कम ज्यादा लिखी गई है, उसकी गलती है या हमारी स्टॉक टेकिंग में कोई गलती है। हम रीजंस को, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, और लोकेट और आइडेंटिफाई कर लेने के बाद रिकॉन्सिलेशन होती है। और जब एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का, उन एडजस्टेड यूनिट्स की कॉस्ट का NRV से कंपैरिजन करके फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। अगर स्टॉक टेकिंग का टाइम, स्टॉक टेकिंग हम करते हैं एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, when we have to prepare the final accounts, that stock taking would be called periodic stock taking. कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग या परपेचुअल स्टॉक टेकिंग क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे हम स्टॉक टेकिंग करते हैं। हमारे पास, हम मैन्युफैक्चरर हैं और चीज़ों को प्रोड्यूस, यही वाली एग्जांपल देख लें, हमने एक प्रोडक्ट बनाना है भूई, उसके लिए 2 तरह का रॉ मटेरियल चाहिए B and G। एक दिन हम B के यूनिट्स की स्टॉक टेकिंग करेंगे, अगले दिन G के यूनिट्स की स्टॉक टेकिंग होगी, उससे अगले दिन फिर B की होगी, फिर उससे इस तरह कंसेक्टिव डेज में हम मुख्तलिफ तरह के रॉ मटेरियल को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं। उससे क्या है, आपका इंटरनल चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्रॉड करने वाले को पता है कि डेली बेसिस पे स्टॉक टेकिंग हो रही है, हमने पकड़े जाना, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। बट नो डाउट ये सिस्टम आपका एक्सपेंसिव है, इसी काम के लिए आपको एक जो है वो पर्सन हायर करना पड़ जाता है। नो डाउट इट इज कॉस्टली, बट ये फ्रॉड से आपको बचाती है, थेफ्ट से बचाती है, डैमेजेस से बचाती है। आपको साथ साथ ये भी पता चल जाता है, जब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे स्टॉक टेकिंग होती है तो हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि जनाब कौन सा यूनिट प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है, कौन सा यूनिट डैमेज हो गया, तो डैमेज होने की रीजन क्या थी वो भी सामने फौरन आ जाती है, ताकि ऑनवर्ड हम फर्दर यूनिट्स को डैमेज होने से बचा सकें। तो खैर यहाँ पे बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिकॉन्सिलेशन से रेलिवेंट ही है कि जनाब आपके स्टोर लेजर कार्ड कुछ और शो करते हैं और आपकी स्टॉक टेकिंग आपको रिजल्ट डिफरेंस बता रही है और वो उसकी रीजंस बताता है और फिर कहता है कि लाइए इसको रिकॉन्साइल कीजिए और रिकॉन्साइल करने के बाद एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कीजिए और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो जनाब क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। ये बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इस क्वेश्चन की। कैलकुलेटर्स पकड़िएगा आप सब स्टूडेंट्स, देखो opening inventory of B and G was 1000 liters at the rate of 50 per liter and 500 liters at the rate of 115 per liter respectively। चलें पहले हम B को सॉल्व करते हैं। जहां तक बात है B की, B के यूनिट्स हैं जनाब आपके पास 1000 लीटर ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स थे। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, जितने यूनिट हमारे रिसीव हुए वो ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते चले जाते हैं
और जितने यूज हो गए, इशू हो गए, वो लीटर्स माइनस करके देखते हैं कि हमारी बुक्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में शो कर रही हैं। तो मैंने क्या करना है, कैलकुलेटर मेरे पास है, 1000 लीटर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं फॉर केमिकल बी। कितने हमने बुक्स के अकॉर्डिंगली कितने लीटर्स रिसीव किए, 420 वो इसमें ऐड कर दो और 500 वो भी ऐड कर दिए, यूनिट्स हो गए 1920। जितने उसमें से यूज हो गए वो माइनस कर देते हैं। कितने यूज हुए जनाब, 560 माइनस 300 माइनस 250 माइनस 500। तो जनाब मेरे बुक्स शो कर रही हैं कि हमारे पास 310 यूनिट्स होने चाहिए बी के, और जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है जी, उसके भी इसी तरह देखते। ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स थे हमारे पास 500, जितने रिसीव किए वो ऐड कर लेते हैं, 500 प्लस 450 प्लस 700 प्लस 250 माइनस 650 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 450। तो जनाब ये आता है, इनके यूनिट्स आते हैं हमारे बुक्स के अकॉर्डिंगली 350। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि जनाब फिजिकली जब हमने स्टॉक को काउंट किया, फिजिकल इन्वेंटरीज ऑफ बी एंड जी वर 535 लीटर्स एंड 140 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। स्टॉक टेकिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि जनाब बी के यूनिट्स हैं 535 और इसके हैं 140। वेरिएशन आ गई। हमारी बुक्स कह रही है 310 यूनिट है, स्टॉक टेकिंग ज्यादा यूनिट्स बता रही है कि नहीं 310 नहीं है 535 है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुई है हमारी इसमें बुक्स में, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की या कम ज्यादा की। इसी तरह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जनाब, हमारी बुक्स शो करी है कि 350 लीटर्स होने चाहिए, जबकि एक्चुअल में स्टॉक टेकिंग हमें बता रही है कि 140 लीटर्स हमारे पास पड़े हैं। तो वेरिएंस आ गया, डिफरेंस आ गया। जब भी डिफरेंस आ जाता है फिर हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं और उसके लिए डिफरेंसेस हमारे पास होने चाहिए। अब जनाब हमारे पास टाइम ओवर हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने वैसे सॉल्व नहीं कराना जैसा उन्होंने बुक में किया हुआ है। मेरे सॉल्यूशंस और उनका मेथड जो है वो सॉल्व करने का वेरी करता है। मैं जब सॉल्यूशन देती हूँ, सॉल्व करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सिंपलेस्ट वे में और डिटेल में सॉल्व किया जाए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे और वो चीज़ें देर तक आपके माइंड में रहें। और इस तरह सॉल्व कराऊँ कि जनाब वो जो सॉल्यूशन और उसमें जो पॉइंट्स हैं मैंने नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ जाके उनको कोरिलेट करना होता है। तो इसलिए क्लास को मिस नहीं करना। आपने सॉल्यूशंस पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, डेफिनेटली हमारे आंसर सेम होंगे लेकिन मेथड डिफरेंट होगा। तो साथ रहिएगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, टाइम बहुत ही शॉर्ट है। कल इंशाल्लाह इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।